गुजरात चुनाव का महासमर जो कहा जाता है कि कई चुनावों की जननी है, गंगोत्री है। और इस चुनाव में आखिर ये पिछले चुनाव से क्यों अलग है? क्या इस चुनाव में खासियत होगा? कि इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं और किस तरह से बीजेपी 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए तैयार है? तो हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, गुजरात से आते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, दिल्ली में मुलाकातें होती है, लेकिन चूंकि गुजरात का चुनाव है तो इसलिए गुजरात में इनसे जानते हैं कि क्या है मुद्दे और किस तरह से बीजेपी चुनाव के जीतने के लिए पूरा प्रण लगा रही है। तो रूपाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट में। किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं, और चूंकि आपने इतने सारे चुनाव देखे हैं गुजरात में, तो ये चुनाव किस मायने में अलग है? भारतीय जनता पार्टी की गुजरात प्रदेश की इकाई ने गुजरात की जनता के बीच में जाने के लिए राज्य सरकार के कामों को लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया था। और उस समय उन्होंने विकास को केंद्र में रखते हुए विकास के मुद्दे पर राजनीति में मत बटोरने का पहली बार प्रयास किया था। और तब से लेकर आज तक विकास राजकीय गतिविधियों के केंद्र में शुरू हुआ। उसके बाद उसके पक्ष में विपक्ष में बहुत बातें चली, मगर अभी कोई विकास से हट नहीं सकता है। तो तभी से लेकर आज तक और आज इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी आगे भी। जो आपने देखा हो कि जो कई सारे असेंबली इलेक्शन, जैसे 2012 का, 2007 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें मोदी जी एक अपील करते थे बार बार कि उनको उस समय चूंकि केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उनको लगता था कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। अब जो आपने नारा दिया है कि भरोसा नहीं भाजपा, यानी कि भाजपा ही ट्रस्ट का एक तरह से दूसरा नाम है और हमने गुजरात बनाया है, तो इस नारे के पीछे का मूल मंत्र क्या है? वो बात बिल्कुल सही है कि उस समय केंद्र की सरकार के द्वारा गुजरात के साथ जो व्यवहार किया जाता था, तो उसको हम जरूर लोगों के बीच में जाकर उजागर करते थे। और वो मुद्दे इतने अहम थे कि लोगों के सामने रखना अनिवार्य था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उस समय नर्मदा बांध की हाइट बढ़ाने की परमिशन केंद्र के पास पेंडिंग में रहती थी, और केंद्र की सरकार ने और यूपीए के 10 साल के शासन में उन्होंने दिया ही नहीं, परमिशन ही नहीं दिया। मैं तो हैरान हूं कि इतना गुजरात के साथ घोर अन्याय करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसकी सरकार ने नर्मदा बांध को 10 साल तक परमिशन न देकर लटका के रखा, वो लोग भी आज बड़े आराम से लोगों के बीच में जाकर मत की गुंजाइश कर रहे हैं। लोग इनको जान रहे हैं, वो एक सबसे अच्छी बात है। तो वो व्यवहार सौतेला था, और इसी के चलते ऐसे कई मुद्दे मैं कह सकता हूं, मगर ये इसमें हमें नहीं जाना है। अभी इसी समय वही मुद्दे को प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र भाई मोदी जी ने 17वें दिन, जो 10 साल से नहीं परमिशन मिलती थी, वो 17वें दिन मोदी जी ने गुजरात सरकार की बिना मांग किए मंजूर करके भेज दिया था। तो ये बात तो लोगों के बीच में रखनी ही रखनी है। तो इसी को डबल इंजन हम कहते हैं। उधर उस समय अकेले मोदी जी यहां गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, और उस समय भी वो कहते थे कि हमें गुजरात का विकास इसलिए चाहिए कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास चाहिए। वो मुख्यमंत्री के तौर पे भी वो बताते थे। वो आज भी वही बता रहे हैं कि गुजरात को देश के विकास के इंजन बनाने की कोशिश में वो लगे रहे हैं, मगर वो भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास भी करना चाहते हैं। और अब भारत की सरकार भी गुजरात सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम में लगी हुई है। सो इसीलिए हम भरोसा की सरकार, इसीलिए हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। तो ये चुनाव एक तरह से कहा जाए कि मोदी जी का चुनाव है, या फिर दुनिया में भारत की पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने का चुनाव है, या फिर ये भूपेंद्र भाई का चुनाव है? ये बिल्कुल स्पष्टतः भूपेंद्र भाई का चुनाव है, मगर भारत की स्थिति विश्व में मजबूत करने वाले को समर्थन करने का भी है। समर्थन उसको भी समर्थन जाएगा जो कर दिया है, उसी की शाबाशी तो देनी पड़ेगी ना। मोदी जी ने जो किया है, आज देश का नाम, भारत का नाम जो विश्व में उन्होंने बनाया, और भारत की इकोनॉमी 5वें स्थान पर इस कठिनाई वाले संजोगों में
कोरोना, युद्ध, इसके लेकर दुनिया सारी चरमरा रही है। दुनिया के महान सत्ताएं जो है वो भी डामाडोल दिखने में आ रही हैं। ऐसे माहौल में भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो ये दृश्य कोई मामूली दृश्य नहीं है। और गुजरात की ऐसी जनता, हमारी जो व्यापार से जुड़ी हुई जनता मानी जाती है, तो वो लोग तो इनको बहुत ही बड़ी बात ही जानते हैं। तो चुनाव तो भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हो रहा है, मगर समर्थन उनको भी देने की बात तो अवश्य लोग करेंगे। गुजरात की जो पॉलिटिक्स रही है बाय एंड लार्ज बाइपोलर रही है। इस बार एक नई पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुजरात में एंट्री ली है और उन्होंने ढेर सारे वादे भी किए हैं, रेवड़िया की भी बात कही है। आपको लगता है कि गुजरात की जनता एक थर्ड पार्टी को इस चुनाव में एक्सेप्ट करेगी? अभी वो तीसरे दल के रूप में चुनाव में आए हैं, वो तो स्वाभाविक है और सभी दलों को अधिकार है, तो इसी के बारे में तो मुझे कोई कमेंट नहीं करनी है। मगर गुजरात की परंपरा अभी तक की तो यही रही है कि तीसरे दल को कभी गुजरात ने प्रमोट नहीं किया है। बहुत प्रयास हुए हैं, पहले भी बहुत प्रयास हुए और बहुत शक्तिशाली नेताओं ने भी प्रयास किए हैं, फिर भी कभी गुजरात की जनता ने ऐसे प्रयासों को मजबूती नहीं दी है। तो इस बार भी मैं नहीं मानता हूं कि अपने दल को कोई, उसमें आप पार्टी वालों को कोई फायदा मिले। एक जो बात अभी बीजेपी में देखने को मिली कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें कई सारे लोग बागी, रेबल खड़े हो रहे हैं। गुजरात में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण, क्यों विधायक या जो पार्टी के नेता हैं वो नाराज दिख रहे हैं? एक तो वजह होती है कि जब टिकटें नहीं मिलती हैं तो व्यक्तिगत तौर पर कार्यकर्ता का मन थोड़ा खरोश भरता ही है, उसमें मन में आक्रोश आता है। बहुत सारे लोग का आक्रोश पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने बैठ के, नेताओं के सामने बैठ के वो अपना समाधान भी ढूंढ लेते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो सामने लड़ रहे हैं, तो उनकी संख्या तो 2-3 से ज़्यादा नहीं है। मैं तो अभी मेरे संज्ञान में तो 2 से, अभी मेरा तीसरा नाम मेरे संज्ञान में तो है ही नहीं। 2 कार्यकर्ता हमारे संज्ञान में ऐसे आ रहे हैं कि जो सामने लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो भी बीच में मान जाए और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मगर बाय एंड लार्ज सभी लोग काम में लग गए हैं। जिनको भी टिकट नहीं मिले हैं, ऐसे हमारे सारे सीनियर साथीदार आज काम में लगे थे। यहाँ की सभा में भी आपने देखे होंगे, तो हमारे जीतू भाई सुखड़िया ही मंच पर थे और केयूर जी को वो अपनी विशिष दे रहे थे और इनका नामांकन कराने के लिए इनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और राजेंद्र भाई त्रिवेदी जी भी हमारे यहाँ हमारे साथ ही मंच शेयर कर रहे थे। तो सारे नेता अभी पार्टी के काम में लगे हुए हैं। इससे पार्टी की यही तो अन्य दलों से हमारी पार्टी की विशेषता भी हम कह सकते हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि पहला तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो सोशल इंडिकेटर हैं गुजरात के वो बहुत पुअर हैं, स्कूलों की हालत, हेल्थ केयर की हालत है वो बहुत पुअर है। अब उन्होंने कहा कि उनके विधायक, उनके जो कैंडिडेट हैं उनको अब नॉमिनेशन नहीं भरने दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, कैसे डेमोक्रेसी यहाँ पे रहेगी, जो केजरीवाल का आरोप है? अभी केजरीवाल जी तो अपनी बातें कहने के लिए आज़ाद हैं और इस देश का संविधान सभी को ये आज़ादी दे रखी है, तो कुछ भी कहे। मगर इनको ये याद रखना चाहिए कि अहमदाबाद आज देश का एक ऐसा मेडिकल हब है जहां दुनिया के लोग हमारी सिविल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा नाम है अहमदाबाद में, मगर मुझे कहना है कि अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में दुनिया से लोग सारवार कराने के लिए आ रहे हैं। अन्य प्रांतों से लोग आ रहे हैं सारवार कराने के लिए, अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में सारवार कराने के लिए आ रहा है। और मुझे बताते हुए फख्र हो रहा है कि हमारा जो किडनी का हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, सिविल हॉस्पिटल में, वो देश का सबसे अच्छा सेंटर माना जाता है, देश का सबसे अच्छा सेंटर माना जाता है। इन चीज़ों को कौन नकार सकेगा, कौन इसकी बात को मानेगा। देश में जब कहीं पे कुछ नहीं था तो 108 की प्रस्तुति गुजरात में हुई है। जो एम्बुलेंस 108 डायल करने से आती है ना, आज सारे देश में देखने को मिल रही है, मगर उसका प्रारंभ गुजरात से हुआ है। उस गुजरात में आकर वो हमको वो देंगे, सलाह देंगे कि आरोग्य का मॉडल गुजरात का नहीं चल रहा है। प्रारंभ गुजरात ने किया है और उसके माइलस्टोन भी आज गुजरात के ही पास है।
और गुजरात में मत लेना है तो कुछ अच्छी बातें करो। गुजरात की जो चीजें हैं उसका अवमूल्यन करने से गुजरातियों को दुख होता है। आपको लगता है आप कि वोट मिले या ना मिले, मगर तो हमारे गुजरात के जो गौरव की चीजें हैं उस पर कुठाराघात करने की कोशिश आम आप वाली पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और गुजराती बहुत सेंटिमेंटल हैं इन सब मुद्दों को लेके, जैसे नर्मदा का इशू है या फिर जो अस्मिता की आप बात करते हैं उसको लेके, फिर उनको बैकफायर कर सकता है। 100% करेगा। क्यों मैं अपने गुजरात के बारे में क्यों ये सहन करूंगा? मैं एक मतदाता के रूप में सोचूंगा तो मेरा गुजरात ऐसा बेकार गुजरात है, ऐसा मानते देश में जब चुनाव नहीं होता है तो गुजरात नंबर 1 चलता है, तभी गुजराती बड़े अच्छे हैं, गुजराती बड़े व्यापारी अच्छे हैं। अरे उसको क्या मालूम है इस गुजरात ने कहाँ किस प्रकार के माइलस्टोन अभी प्रस्थापित कर दिए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री के रहते हुए। सबसे पहले यहाँ हमारे राज्य में उन्होंने ये एम्बुलेंस शुरू किया। माँ कार्ड, जब देश में कहीं पे ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तब राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपया की सहाय गरीब दर्दियों को देने का कार्ड, माँ कार्ड, यहाँ गुजरात में शुरू हुआ था। और वही कार्ड को आगे ले जाकर जब देश की जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के दायित्व पे आए तो उन्होंने 5 लाख का कार्ड प्रधानमंत्री के तौर पर निकाला। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर 2 लाख था, प्रधानमंत्री के तौर पर 5 लाख का कार्ड आज लोगों को मिल रहा है और 50 करोड़ नागरिकों को उसके कवरेज में उन्होंने लिया है। विश्व की सबसे बड़ी योजना है, विश्व की। दुनिया में किसी भी देश में इतने कवरेज वाली ऐसी कोई योजना काम नहीं कर रही है। कोई महासत्ता के देश अमेरिका में भी नहीं है ऐसी योजना। ये हमारे प्रधानमंत्री के चलते अभी यहाँ राज्य में भी चल रही है, देश में भी चल रही है और पूरा देश भी देख रहा है और राज्य की जनता इसके लिए बहुत कृतज्ञ है। आपको लगता है कि जो मोरबी का एपिसोड हुआ, जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही दर्दनाक था, उसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि जो मोरबी के मुख्य आरोपी हैं, जो उस कंपनी के मालिक हैं, वो अभी भी फरार हैं। देखो, ये घटना बहुत ही कमनसीब घटना है, बहुत ही पीड़ादायक घटना है और इस घटना से आहत हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी, मतलब नगर से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी लोगों ने समयानुकूल जो भी कर्तव्य बजाना निर्वहन करना था वो कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री श्री ने इनके लिए न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। उस कमेटी में भी सभी प्रकार के लोगों को समाविष्ट किया है, सिविल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, पुलिस, लॉ, ऐसे सभी लोगों को करके और समयावधि भी उनकी फिक्स कर दी गई है। तो टाइम बाउंड वो लोग इसमें वो करेंगे और कमेटी के तहकीकात के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इसमें किसी को भी कानून की नज़र से बचाने की कोई किसी की साजिश में हमारी सरकार नहीं आएगी और जिसको भी दंड देना उसमें कमेटी की ओर से हमको बताया जाएगा, उसको वो सख्त पगला राज्य की सरकार अवश्य लेगी। मतलब इवन जो वो उद्योगपति हैं जिनकी कंपनी है जनता, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे? किसी को भी शब्द मैं करता हूं, इसमें ये कंपनी के मालिक भी आ सकते हैं और भी कोई इसमें तहकीकात में जो निकलेगा तो किसी को भी बख्शने की कोई बात नहीं। एक सवाल, चूंकि आप डेयरी के मिनिस्टर हैं, एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं, गुजरात डेयरी की जननी मानी जाती है, तो आप अपनी मिनिस्ट्री में क्या ऐसे बड़े काम इस समय कर रहे हैं जो कि गुजरात और पूरे देश भर में क्रांतिकारी डेयरी के सेगमेंट में किया जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री के सेगमेंट में किया जा रहा है? भारत सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभालने के बाद डेयरी सेक्टर को और दृढ़ करने के लिए सबसे पहला, क्योंकि डेयरी वो पशुपालन से ही जुड़ी हुई एक प्रकार से इंडस्ट्रीज है, तो पशुपालन क्षेत्र को मजबूती देने के हेतु हमारे प्रधानमंत्री श्री ने, जैसे हम आदमियों को कोरोना वैक्सीन देकर कोरोना के महासंकट से देश को भी बचाया और दुनिया के कई करोड़ों नागरिकों को भी बचाने का काम किया, ऐसे इनसे पहले 1 साल पहले
मोदी जी ने भारत के सभी पशुओं को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम चला दिया है। और वो 4 इनमें ज्यादा से ऐसे रोग आते हैं, मुंह पका, खर पका, पीपीआर, ऐसे करके 3-4 प्रकार के रोग हैं जो ज्यादातर हमारे देश में पशुओं में देखे जाते थे। उसको उसी में से सभी पशुओं को मुक्त करने हेतु पूरे देश में भारत सरकार के खर्चे से राज्य सरकारों को सहयोग उनका लेकर हम वैक्सीनेशन का ड्राइव चला रहे हैं। सबसे बड़ा काम किया। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, वो है मोबाइल वेटरनरी यूनिट। अभी अपने आपके अगले सवाल में ही मैंने जिक्र किया था कि 108 का प्रारंभ गुजरात से हुआ था जब मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री थे। सो पशुपालकों को जब दूर दराज के गांव में, पहाड़ियों में, तराइयों में जब पशु बीमार हो जाते हैं तो सिर्फ उनको देखते रहना या अपने घरेलू जो उनके सामने उपचार के परंपरागत कोई पद्धतियां होती थी उसके सहारे वो काम करते थे। कोई और उसको टेक्नोलॉजी का या दवाओं का ले जाना और उसको हॉस्पिटल तक ले आना, वेटरनरी हॉस्पिटल तक, वो भी मुश्किल था। ये हो ही नहीं पाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के पशुपालन क्षेत्र को, भारत के पशुओं के लिए सबसे बड़ा उपहार मोबाइल वेटरनरी यूनिट का दिया और 6000 से ज़्यादा मोबाइल वेटरनरी यूनिट हमने सैंक्शन किए हैं। कई प्रांतों में वो रोड पे भी लग गए हैं। मैं 3-4 प्रांतों में तो स्वयं गया था उसको लॉन्च करने के लिए। ये 15-20 दिन पहले ही मैंने नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के हमारे सरहदी राज्य में उसको लॉन्च किया। और इसलिए कि अभी इनके चलते अब पशुपालकों को टेक्नोलॉजी उनके डोर स्टेप तक हम पहुंचाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। उसको सारवार भी मिल जाएगी और उनका नंबर भी 1962 रखा है। जैसे एक 108 है, ऐसे उनका 1962 रखा है। और वो नंबर डायल करने से अब आपको वहाँ बैठे बैठे ही आपको पशु डॉक्टर भी मिल जाएगा, दवाइयाँ भी मिल जाएगी। और जो नई टेक्नोलॉजी है जिसके चलते हम अपनी ब्रीड सुधार सकते हैं, अच्छे बूल का सीमेन लेकर अपनी गाय, भैंस, बकरी जिसको भी वो कराना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भधान जो करवाते हैं, तो उसी को कराने के लिए पशु को फिर लाना पड़ता था और उसमें इनका हीट पीरियड को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था टेक्नोलॉजिकली, क्योंकि ये एक कुदरती प्रक्रिया है। तो जब पशु हीट में मादा होती है तभी ही उसको यदि गर्भाधान का ये उसको टेक्नोलॉजी दी जाए तो ही सक्सेस होता था। तो ये टाइमिंग मैच नहीं होता था। अब ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट आ जाने से वो तुरंत वहाँ उसी के घर पर ही जाकर उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम हम आगे बढ़ा सकें। ये 2 बहुत ही क्रांतिकारी कदम हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से पशुपालन के क्षेत्र में आया है। मैं ही मानता हूं कि अगले 2-3-4 साल में ही इसके बहुत बड़े प्रभाव पूरे राष्ट्र में देखने को मिलेगा और इससे हमारे पशुपालन क्षेत्र में पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी, उसको इसमें काम करने की रुचि भी बढ़ेगी और ये उसमें से वो और अच्छी तरह से अपना कमाई भी कर पाएंगे। जो देसी काऊ को प्रमोट करने वाला जो स्कीम था, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है और नए तरीके से आप उसको प्रमोट कर रहे हैं? ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही दीर्घदृष्टि से ये निर्णय हुआ कि हमारी जो इंडिजिनस काउज है, हमारे देशी गोवंश जो है, उसका संरक्षण करना और उसको संवर्धन करना, इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत उसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेकर और ब्रीड इम्प्रूवमेंट को लेकर उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर उसको बढ़ावा देने के लिए 50% की सब्सिडी देने का भी हमने प्रावधान किया है। और बहुत लोग अब, क्योंकि ये कोरोना के बाद गिर गाय के दूध और घी की बहुत बड़ी डिमांड
हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खड़ी हो गई है। तो इसके चलते हमारी देशी गायों के संवर्धन के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में हम चला रहे हैं। अंतिम सवाल कि गुजरात का जो चुनाव है उसमें आपको लगता है कि बीजेपी जो अपना पिछला रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करेगी, क्योंकि इस बार उस तरह से पाटीदारों का कोई आंदोलन नहीं है, कांग्रेस एक तरह से सोई पड़ी है, तो आपको लगता है कि 99 से आप सोलंकी, माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को तोड़ पाने में सफल होंगे? अभी मैं इतना जरूर कह पाऊंगा, आपने जिक्र किया कि आंदोलन वगैरह का, अभी किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं है। राज्य सरकार के खिलाफ कोई माहौल अभी राज्य में है ही नहीं। सभी प्रकार की जनता में वेलकमिंग का एक प्रकार से वातावरण देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र के लिए उठाए गए कदम, उसकी दिशा, जैसे 370 का रद्द करना, राम मंदिर के निर्माण में बहुत तेजी से काम होना, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का जिस भव्यता से निर्माण कराना, इनके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लगाना, उसने हमारे गुजरातियों के दिल को छू लिया है। और प्रधानमंत्री जी ने कमान संभालने के बाद ऐसे बड़े कार्यक्रम चलाए जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट, जैसे हमारे यहाँ पानी का नेटवर्क मोदी जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर ही पूरा कर दिया था, मगर अब हर घर जल योजना से बचे खुचे घरों को भी शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम आसानी से करने में राज्य को सहायता मिल रही है। यहाँ रेलवे के बहुत बड़े ट्रैक, मतलब अब मुझे तो स्मरण है कि कोई एक आध दो ट्रैक बच गए हो तो, करने के बाकी हो तो, बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि राज्य की पूरी मीटर गेज ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है। उसका काम बहुत तेजी से चला। इस पिछले 2-3 साल में इसमें बहुत भारी काम हुआ। हमारे कई कोस्टल एरियाज के लिए, हमारे बंदरों के डेवलपमेंट के लिए, हमारे फिश लैंडिंग सेंटरों के लिए भारत सरकार के सहयोग से बड़े काम अभी तक गुजरात में चल रहे हैं। कई ऐसे काम हो गए हैं जैसे हमारा गिफ्ट सिटी अब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म गांधीनगर में इसकी पहचान कराने जा रहा है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गुजराती के लोग बड़े ही भावुकता से मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अप्रतिम समर्थन इस चुनाव में गुजरात के मतदाता की ओर से भाजपा के उम्मीदवारों को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम रूपाला जी आपका। और रूपाला साहब कह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने जो काम किए हैं वो अप्रत्याशित हैं देश के विकास के लिए और खास करके गुजरात के विकास के लिए, और वैसी स्थिति में बीजेपी को प्रचंड जनादेश गुजरात में मिलने वाला है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, अहमदाबाद। राम राम।